Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to continue with the principles of insurance of the chapter number 4, 12th OCM. Okay, that is business services chapter number 4. Under that in the previous video we have already discussed about the principles. First 3 principles बहुत detail में हमने discuss करा है. So in this video the remaining principles will discuss children along with the examples which have been given. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very useful to you all. ठीक है. तो चलिए इसी अच्छे thought के साथ शुरू करते हैं students. Principles of subrogation or subrogation आप बोल सकते हो. Now what is this principle all about? Students, this principle is applicable to all the contracts of indemnity. All the contracts of indemnity मतलब indemnity जो हमने principle में भी पढ़ा है, indemnity is an assurance और guarantee देता है insured को, to bring him out of that uncertain event. ठीक है. तो ये principle कहाँ पर अप्लाई होता है? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होता है जो भी ये करते हैं, इंडेमनिटी वाला काम करते हैं. ठीक है. एज पर दिस प्रिंसिपल, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, देन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासिस ऑन टू द इंश्योरर. बहुत क्लियर है. अगर इंश्योर्ड को जिसकी पॉलिसी है, उसने जो भी पॉलिसी लिया हुआ है, अगर इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कॉम्पनसेट करती है ड्यू टू द डैमेज हो गया है प्रॉपर्टी को, जो भी उन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया है प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे, तो एक बार अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉम्पनसेट करती है, लॉस को कॉम्पनसेट करती है, तो उसका राइट ऑफ ओनरशिप जो है उसके बाद डायरेक्टली कहाँ चला जाता है या किसके पास चला जाता है? इट गोज टू द इंश्योरर, दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing the damage. Obvious है कि जो भी happening of the event होता है उसके बाद भी अगर कोई वैल्यू बचता है उस प्रॉपर्टी का, तो वो जो वैल्यू है वो डायरेक्टली किसके पास चला जाता है? इंश्योरर के पास चला जाता है, दैट इज द इंश्योरेंस कंपनी. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी कॉम्पनसेशन दे दिया है ना उन्होंने इंश्योर्ड को, तो अब इंश्योर्ड को उसके ऊपर कोई राइट नहीं है. उस डैमेज के हैपनिंग के बाद भी अगर उस प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू बचता है तो वो वैल्यू किसके पास जाएगा? इंश्योरर के पास चला जाएगा. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन. एग्जाम्पल देखते हैं सो वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ओन्स अ 2-wheeler. ठीक है. द व्हीकल वॉज स्टोलन एंड सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द लोकल पुलिस स्टेशन. तो मिस्टर ए का एक 2-wheeler था, उन्होंने उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया हुआ है ऑलरेडी. तो व्हीकल को क्या हो गया? किसी ने व्हीकल को चोरी कर ली, किसी ने स्टोलन. तो मिस्टर ए ने ऑब्वियसली पुलिस कंप्लेंट किया है लोकल पुलिस स्टेशन में. तो इसका जो रिपोर्ट मिला उनको, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया फुल्ली टू मिस्टर है, क्योंकि उन्होंने लॉस ऑफ व्हीकल का कंप्लेंट दिखाया इंश्योरेंस कंपनी को. ठीक है. लेटर ऑन क्या हुआ? जब थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, तो उसका कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी तो दे दिया, लेकिन लेटर ऑन द स्टोलन व्हीकल वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस. तो पुलिस ने छानबीन की और उनको वो 2-wheeler मिल गया. इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल. आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब जिसकी भी ये स्कूटर है उसका इस व्हीकल पर कोई राइट नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी कॉम्पनसेशन मिल चुका है इंश्योरेंस कंपनी से. ठीक है. सो एज ही हैज ऑलरेडी सबरोगेटेड. सबरोगेटेड का मतलब है ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ राइट्स ऑफ द व्हीकल टू द इंश्योरर. इंश्योर्ड ने क्या किया है? कॉम्पनसेशन ले लिया है. तो इसका मतलब है कि उसने राइट ऑफ ओनरशिप है जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं टू द इंश्योरर. द इंश्योरर गेट्स एवरी राइट टू सेल और स्क्रैप द सैड व्हीकल. अब इंश्योरेंस कंपनी जो चाहे कह रही है, उनको फुल राइट है, आइदर दे कैन सेल और स्क्रैप द सैड व्हीकल. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ principle of subrogation. You are transferring the rights to the insurance company once you get fully claimed for the uncertainty of the event or happening of the event. ठीक है. So let's go quickly to the next principle, that is principle of contribution. This principle is applicable again to all the contracts of indemnity where the insured has taken out more than one policy. अब ये जो principle कहता है कि यहाँ पर इंश्योर्ड ने क्या किया है? उसने एक से ज़्यादा पॉलिसी ली है फॉर द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने
अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अगर इंश्योरेंस लिया है तो एक ए कंपनी से भी लिया है और बी कंपनी से भी लिया है, इसका एग्जाम्पल भी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए ये जानना ज़रूरी है दैट इंश्योर्ड हैज़ टेकन आउट हाउ मच मोर देन वन पॉलिसी ऑफ द सेम रिस्क और सब्जेक्ट मैटर। Under this principle, the insured can claim the compensation only to the extent of actual loss, either from one insurer or all the insurance. Are you getting the point? इंश्योर्ड क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन जितना भी उसका एक्चुअल लॉस हुआ है। आइदर वो एक इंश्योरर एक कंपनी से ले सकता है या सारे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज में उसने पॉलिसी ली हुई है उनसे भी वो ये क्लेम ले सकता है फॉर द एक्चुअल लॉस। If one insurer pays full compensation, then that insurer can claim proportionate amount from other insurers from whom insured has taken the policy. अब यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि अगर एक इंश्योरर मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अगर उस बंदे को फुल कॉम्पनसेशन दे देती है फॉर द लॉस वट एवर एक्चुअल लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी बाकी जिस इंश्योरेंस कंपनी में उस बंदे ने पॉलिसी लिया है उनसे भी वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट कलेक्ट कर सकती है, मतलब जितने भी अमाउंट का उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी किया है। तो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे कर सकती है लेकिन बाकी इंश्योरेंस कंपनी में जहाँ पर भी उसने पॉलिसी लिया है फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर वहाँ पर वो लोग क्लेम कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस फ्रॉम होम इंश्योर्ड हैज टेकन द पॉलिसी। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ सी Miss Saili insures her property of rupees 2,50,000 with two insurers। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसने इंश्योरेंस किया है 2,50,000 का विथ टू इंश्योरेंस विथ टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर 1 लाख, दैट इज 2/5 ऑफ द उसका प्रॉपर्टी वैल्यू, और आर इंश्योरेंस फॉर 1,50,000। मतलब एक के पास उसने लिया है 1 लाख का पॉलिसी, दूसरे के पास उसने लिया है 1,50,000। ठीक है, if Saily's property is destroyed and the loss is worth 1,20,000, please understand this carefully। अगर साइली की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है तो लॉस समझो हो गया 1,20,000, तो बोथ द इंश्योरेंस कंपनीज विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्चुअल लॉस। देखो उसने पॉलिसी दो कंपनी के साथ सेम सब्जेक्ट मैटर सेम रिस्क लिया है ना, तो यहाँ पर दोनों इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करके उसको एक्चुअल लॉस कॉम्पनसेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर 1,20,000 टी कंपनी जो पहली कंपनी है वो पे करेगी 2/5 ऑफ द लॉस दैट इज 48,000 और आर कंपनी विल पे 72,000। ऐसे करके वो कंट्रीब्यूट करके उनको क्लेम कर सकते हैं। ऐसा ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन हमें बताता है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक वैसे। लेट्स क्विकली गो टू 6th प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ठीक है, इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टन इवेंट्स। ऐसा बोला जा रहा है कि इंश्योर्ड जो है जो भी पॉलिसी लेता है उसको हमेशा ये देखना चाहिए कि जितना भी वो लॉस हो रहा है अनसर्टनिटी हो रही है वो मिनिमाइज करे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। द इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स एंड नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस लॉसेस। ठीक है, वो जो भी ही कैन सी दैट अनसर्टनिटी उसको मेजर्स लेना चाहिए कि कंट्रोल करे, लॉस को रिड्यूस करे। हेंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉस। ठीक है, प्रॉपर्टी को वो बचाए, लॉस को अवॉइड करे। फॉर एग्जाम्पल a house of Mr. Jayant is on fire due to electric short circuit। हाउस घर पे आग लग गई है क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इन दिस केस जयंत ना आराम से नहीं देख सकता कि जलने दो मेरा घर क्योंकि मैंने तो पॉलिसी निकाली है, ऐसे आप नहीं कर सकते। ही शुड एटलीस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम द फायर, है ना, उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। जैसे मैंने अभी आपको कहा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही बताता है कि अगर आपका वो लॉस हो रहा है तो इंश्योर्ड की ये ड्यूटी है कि वो अपना जो लॉस है उसे मिनिमाइज करे, कम करे, अवॉइड करे, रादर देन एंजॉय करे कि लॉस होने दो क्योंकि इंश्योरेंस कवर है। ऐसा नहीं सोच सकता ना। सो दिस प्रिंसिपल्स टॉक्स अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स गो टू द 7th वन क्विकली।
Principle of causa proxima. Okay, this is again a very important principle of insurance, students. Principle of causa proxima means क्या है? When a loss is caused by more than one causes, then proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. Are you getting the point? जब भी कोई लॉस होता है तो वो लॉस शायद एक या दो या तीन रीजंस के लिए भी हो सकता है, उसके कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस को देखना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या है, उनकी लायबिलिटी क्या है. ठीक है. द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉजेज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल द कॉजेज. सही तो है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी इंश्योर कर रहे हो तो आप किसी एक स्पेसिफिक कॉज के लिए कर रहे हो ना, सारे कॉजेज के लिए थोड़े ना आप पॉलिसी ले रहे हो. इन सच अ केस प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस इज टू बी फाउंड. आपको क्या करना है, एग्जैक्ट कॉज क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है उस लॉस के लिए, वो आपको फाइंड आउट करना है. इफ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज द वन विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द कॉम्पनसेशन एंड वाइस वर्सा. अगर आपने चोरी के लिए पॉलिसी ली है, थेफ्ट के लिए की है, तो थेफ्ट हो चुका है, रॉबरी हो चुकी है, देन ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द कॉम्पनसेशन. ओके. अगर थेफ्ट के लिए नहीं की है, बाकी कुछ हो गया, तो दे विल फाइंड आउट द एक्चुअल रीजन एंड देन इंश्योरेंस कंपनी में से कि आपने इसके लिए लिया था तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगा. इट्स जस्ट वाइस एंड वर्सा. एग्जाम्पल के तौर पर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट. ठीक है. एक हाउस है, उसको इंश्योर किया गया था क्योंकि अगेंस्ट द रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी. There was a theft in the house and before leaving the house was set on fire by the thieves. अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, चोरी तो उन्होंने कर ली और उन्होंने जाते जाते उस घर को आग भी लगा दिया. ठीक है. Now there are two causes of the loss. एक है चोरी, theft, and second is fire. And the nearest cause of the loss was fire. ठीक है. लेकिन there is a twist. As the house was insured against theft, आपने पॉलिसी निकाली है थेफ्ट के अगेंस्ट एंड नॉट बाय फायर. The insured will not get any compensation from the insurance company for the loss by fire. क्योंकि पॉलिसी अगेंस्ट किससे निकाली है आपने, थेफ्ट के लिए निकाली है. लेकिन अगर वो फायर हो चुका है, आग लग गई है, देन द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो डेफिनेटली इंश्योर्ड को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा फ्रॉम द ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस बाय फायर. बट अगर उस घर में अगर जो भी चीज़ें नहीं पाई गई, वॉट एवर रीजन्स, बट ही विल गेट कॉम्पनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस्ट बाय थेफ्ट. ठीक है. देन दे विल डू क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो लोग. ऑब्वियसली कितना आग लगा है, क्या हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी चीज़ें नहीं दिख रही, तो जितना भी उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा वो होगा बेस्ड ऑन द लॉस्ट बाय थेफ्ट. ठीक है. सो दिस आर द रिमेनिंग 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज पर academic wise also, but general knowledge wise also. So that's it children in this video. I hope you will find the video useful. Thank you so much. Keep studying, keep revising. We will be in touch with you with more videos to come. Till then, take care. Thank you so much.